इनको फॉलो करता है तो बहुत जल्द वो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि इनको फॉलो नहीं करता है तो सफलता तो प्राप्त करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफलता बहुत लेट प्राप्त करते हैं। तो यदि हम बेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे इस सिस्टम के अंदर जो बेस है वो है 6 बेसिक। 6 बेसिक जो भी व्यक्ति इसमें ज्वाइनिंग लेता है उस पर अप्लाई होता है। फिर आते हैं 8 कोर स्टेप। जो भी व्यक्ति इसमें ज्वाइनिंग ले रहा है वो यदि इन 4 स्टेप को अप्लाई करे तो बहुत जल्दी रिजल्ट पाएगा। और तीसरी चीज आती है 7 कार्डिनल रूल। आज हम इनको थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि हम इससे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो यदि बात मैं करूं 6 बेसिक की और 4 स्टेप की, तो ये दो चीजें ऐसी है जो हमारी आईडी, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उस पर अप्लाई होता है। हर वो शख्स जो आरसीएम सिस्टम में आया है उसकी आईडी के ऊपर 6 बेसिक्स और 4 स्टेप अप्लाई होते हैं। जो कार्डिनल रूल है, हम 7 कार्डिनल रूल जो आरसीएम के है वो अप्लाई होते हैं हमारे चरित्र के ऊपर। कैसे होते हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जो 6 बेसिक होते हैं वो ये है कि जब भी आप किसी को व्यक्ति को प्रोजेक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए, मतलब इस सिस्टम में यदि आपने ज्वाइनिंग ली है तो इसके प्रोजेक्ट का यूज करे और प्रमोट करे। दूसरा बेसिक है वो ये है कि अपने सपनों की एवं प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। तीसरा जो नियम है वो है कि लोगों से संपर्क करे, उन्हें इनवाइट करे और प्लान दिखाए। चौथा यह है कि आप उनको प्लान दिखाएं, प्रोजेक्ट दिखाएं। पांचवा बेसिक यह है कि 48 घंटे के अंदर फॉलो अप ले और ज्वाइनिंग करवाएं। जब ज्वाइनिंग करवाने के बाद ये 6 स्टेप वापस से रिपीट कर। तो ये जो 6 स्टेप है ये हर डिस्ट्रीब्यूटर यदि करता है तो ये एक बेस है, ये एक फंडामेंटल है, आपकी न्यू मजबूत करेगा। लेकिन जो कोर स्टेप है, अब न्यू बन गई हमारी, अब उसके ऊपर जो हम महल बनाने वाले हैं वो डिपेंड करेगा इस कोर स्टेप के ऊपर। आप कैसे इस कोर स्टेप को अपने जीवन में इस सिस्टम में अप्लाई करते हैं उसके आधार पर आपकी सफलता रहेगी। तो जो मेरा टॉपिक है मैंने यहाँ पर लिया है 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 8 कोर स्टेप है क्या। जो पहला कोर स्टेप है वो है सेट योर गोल्स। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। दूसरा कोर स्टेप है यहाँ पर सो मिनिमम 5 प्लान इन अ वीक। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखा। इसको हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। तीसरा जो कोर स्टेप है वो है रिटेल मिनिमम 5000 BV इन अ मंथ। कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक का रिटेल करें। चौथा जो कोर स्टेप है वो है यूज ऑडियो वीडियो एंड रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट पर डे। ऑडियो सुने, वीडियो देखे, वह बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़े। पांचवा जो कोर स्टेप यहाँ पर है वो है अटेंड मिनिमम 1 UES प्रोग्राम इन अ मंथ। हर माह कम से कम एक यूएस मतलब यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जो कंपनी के प्रोग्राम होते उनको अटेंड कर। छठवां जो कोर स्टेप है वो है काउंसल विथ योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें। सातवां जो कोर स्टेप है वो है बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बन। आठवां कोर स्टेप है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट बनाए। ये जो कोर स्टेप है ये कैसे इस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, इसको अप्लाई करके हम कैसे बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, कैसे जल्दी से हम अपने बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं, तो हम इनको डिटेल में देखते हैं। इसके लिए हम एक एक कोर स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं, जो पहला कोर स्टेप है वो है सेट योर गोल्स। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य यदि हमको निर्धारित करना है तो कैसा लक्ष्य होना चाहिए। अब ये जो लक्ष्य है
ये डिपेंड करता है, इस लक्ष्य के ऊपर ही डिपेंड करता है किस स्पीड से हम वर्क करें। उदाहरण के तौर पे यदि हम समझे, तो यदि हम कहीं जा रहे हैं और यदि हमारे पीछे कुत्ता आ जाए, तो कहीं ना कहीं हम दौड़ लगाएंगे उससे बचने की। जितनी स्पीड से हम चल रहे थे उससे स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको उससे बचना है। हमारा जो लक्ष्य वो है कि हमको हमारी जान बचे। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन में यदि हमारे पीछे शेर आ जाए, तो हमारी स्पीड और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारा लक्ष्य फिर जान बचाने का है, लेकिन हमें पता है कि इस बार हमें तेज स्पीड से भागना है। तो जो लक्ष्य हमारा होगा उसी हिसाब से हमारे एक्शन होते हैं। अब इस लक्ष्य को निर्धारित करना है, तो कैसे निर्धारित करें? लक्ष्य कैसा होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए, उसका एक फार्मूला हमारे कोर लीडर मुकेश कोठारी जी ने दिया है कि हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट क्या होता है, इसको यदि हम थोड़ा डिटेल में समझें तो आगे बढ़ते हैं। गोल सेट करने के लिए आपको इस फार्मूले पर काम करना होगा। वो फार्मूला है स्मार्ट, SMART। इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। S फॉर होता है स्पेसिफिक, जो भी हमारा गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे यदि कोई लक्ष्य निर्धारित करना है तो उसका विषय वस्तु फाइनल होनी चाहिए। मैं सफल होना चाहता हूं, ये भी एक लक्ष्य है, लेकिन सफलता की कोई परिभाषा नहीं, हमें उसको स्पेसिफाई करना होगा। यदि हम कोई कार लेना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है कि कार लेना है, तो वो कार डिफाइन होना चाहिए। उसका क्या मॉडल होगा, क्या ब्रांड होगा, क्या डिजाइन होगी, क्या कलर होगा, ये डिफाइन होगा, स्पेसिफाई होगा, तो ही हम उसको अचीव कर पाएंगे। मुझे कोई पिन लेना है, वो पिन कौन सी होगी? गोल्ड की होगी, स्टार गोल्ड की होगी, प्लेटिनम की होगी, स्टार प्लेटिनम की होगी, रूबी की होगी, कौन सी पिन होगी, ये स्पेसिफाई होना चाहिए। दूसरा जो M4 होता है मेजरेबल। यदि हम गोल सेट कर रहे हैं तो दूसरा गोल की खूबी ये होनी चाहिए हमारे गोल की कि वो मेजरेबल होना चाहिए, जिसको नापा जा सके। कार तो लेना है, लेकिन वो कार 50,000 की होगी या 5 करोड़ की, वो डिफाइन होना चाहिए। मुझे पिन लेना है, तो वो पिन पर्ल की है या स्टार पर्ल की, ये डिफाइन होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है अचीवेबल। यदि मुझे एक पिन लेना है तो वो किस समय अवधि में लेना है, वो अचीवेबल है या नहीं है, ये देखना। जैसे मैं एक लक्ष्य लेता हूं कि 6 महीने में मुझे स्टार रूबी बनना, लेकिन वो संभव है या नहीं, इसको भी हमें देखना। क्योंकि जो सिस्टम बोलता है, ये बोलता है कि आपको टेक्निकल क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 3 महीने से 4 महीने चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या वो पॉसिबल है या नहीं, तो आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। कभी भी अपनी क्षमताओं से अधिक, कभी भी अपने क्षमताओं से ज्यादा का लक्ष्य या गोल न ले। वो गोल निराशा को जन्म दे, ये निराशा कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट कर। तो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। चौथी खूबी जो गोल की होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। हमने बहुत बार ऐसी बातें सुनी है, जैसे कोई बोलता है मैं आसमान से तारे तोड़ कर लाऊं, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। यदि हम ऐसे हवा में बात करेंगे तो हम मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो हमें वो रियलिस्टिक, हमारा जो भी लक्ष्य है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और पांचवा जो चीज गोल सेटिंग करते टाइम ध्यान देना है वो है कि वो टाइमली होना चाहिए, मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें एक समय सीमा होनी चाहिए कि ये लक्ष्य मुझे इतने समय अवधि में प्राप्त करना। रॉयल्टी लेना है तो वो कब पूरा करना है, रूबी बनना है तो कब पूरा करना है, वो समय अवधि होना चाहिए। यदि वो समय अवधि नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य जो है आगे खिसकते जाएगा, हम उसको सही समय पर अचीव नहीं कर पाए। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन
बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से यदि हम देखें, बंद आंखों से जो सपने देखे जाते हैं उसमें होश हवास नहीं होता है, जो खुली आंखों से देखे जाते हैं वो लक्ष्य होता है। तो अब ये जो है हमारे पास, हमारा जो गोल है, इसको हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, ऐसे गोल्स जो हमें 10 से 15 सालों में अचीव करना है। मान लीजिए कि ऐसा कोई मेरा गोल है कि मुझे इस कंपनी का कोर लीडर बनना, तो ये मेरा एक ऐसा गोल है जो भविष्य के लिए है, जो अगले 10-15 सालों के लिए है। तो ये एक मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। मिडिल टर्म गोल्स में वो आएंगे जो अगले 6 महीने से लेकर 2 साल की प्लानिंग हम कर सकते हैं। ऐसे गोल जो है वो मिडिल टर्म्स गोल्स में आते हैं। अब ये अगले 6 से 2 साल में हमें क्या क्या अचीवमेंट लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, मेरी टीम के किन किन साथियों से कितना बिजनेस लेना है, कैसे डिफाइन करना है, वो रूपरेखा हमारे पास बनी हुई होनी। तीसरे टाइप का टारगेट यदि हम देखें तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। हम 1 महीने का, अभी चल रहा है मई महीने में मुझे क्या अचीवमेंट लेना है, वो मैंने गोल डिसाइड करा। उसको भी मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ कि मैक्रो मतलब 1 महीने का और माइक्रो मतलब 1 दिन। अब 1 महीने का टारगेट यदि मैंने लिया है तो फिर मैं उसको टुकड़े करके पर डे वाइज डिफाइन कर, हर दिन मुझे कितना टारगेट अचीव करना है। यदि ये होगा तो कहीं ना कहीं हम उसका, यदि एक दिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता तो अगले दिनों में हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो यदि ये डिफाइन होगा तो हम उस गोल को सही तरीके से हासिल कर पाए। जब भी ये चीजें हम डिफाइन करें तो हमारे पास वो लिखित में होनी चाहिए, तब हम उसको कर पाएंगे। ये सबसे पहली कोर स्टेप है। जब हमारा गोल डिसाइड होगा तभी हमारे वर्किंग करने की स्पीड डिफाइन होगी। ये गोल ही हमें घर से बाहर निकलने को तैयार करेगा, काम करने को तैयार करेगा, कॉलिंग करेगा, इनविटेशन देगा, प्लान देगा, सारी चीजें डिपेंड करेगी गोल के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे गोल की तरफ। दूसरा जो कोर स्टेप है वो ये है, सो मिनिमम 5 प्लान इन अ वीक। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दे। ये कोर स्टेप बहुत सोच समझकर डिफाइन किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। कोई भी सफलता जो डिपेंड करती है वो हमारे नेटवर्क के साइज पर डिपेंड करती है। कितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी हमारी सफलता होगी, और जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने प्लान स्वयं या टीम के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। यदि सफलता चाहिए तो नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क चाहिए तो कितने प्लान दिखाए जा रहे हैं वो संख्या पे डिपेंड। कैसे, उसको भी हम समझते हैं। यदि इस फार्मूले को अप्लाई करा जाए तो फर्स्ट महीना है और हमने इस फार्मूले को अप्लाई करा, 5 प्लान इन अ वीक। यदि 4 हफ्ते होते हैं तो 5 20 प्लान भी यदि हम 1 महीने में करते हैं तो 20 प्लान में से 10 से 15 ज्वाइनिंग मिनिमम हम ले सकते। ये फर्स्ट महीने की बात है। ये जो 15 से 20 ज्वाइनिंग लेंगे हम, अब हमें ये 15 से 20 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा तैयार करना है जो प्लान सोवर हो, जो हमारी तरफ प्लान दिखा सके। तो जो नेक्स्ट मंथ की कंडीशन होगी वो ये होगी कि अब हमारी टीम में 2 लोग प्लान दिखाने वाले होंगे, एक हम स्वयं और एक वो जिनको हमने तैयार करना है। 2 लीडर तैयार हो गए। अब यदि इसी फार्मूले पे काम करें तो 5 और 5 10 प्लान प्रति सप्ताह दिखाए जाएंगे। इस हिसाब से 4 सप्ताह में 40 प्लान 1 महीने के अंदर दिखाए जाएंगे। इन 40 प्लान में से 20 से 25 ज्वाइनिंग हम आसानी से ले सकते हैं। ये 20 से 25 ज्वाइनिंग जो आई है, न्यू ज्वाइनिंग, इन ज्वाइनिंग में से हमें कोई 2 प्लान ओवर फिर तैयार, 2 प्लान ओवर सेकेंड मंथ में तैयार करते हैं, 2 पुराने हैं। टोटल मिला के जब 4 प्लान ओवर होंगे
तो जब तीसरे महीने की शुरुआत होगी तो प्लान्स ओवर की संख्या होगी, वो होगी 4। 4 प्लान्स ओवर जब इसी फार्मूले पर चलेंगे तो अब 20 प्लान प्रति सप्ताह दिखाए जाए और 20 प्लान एक सप्ताह में दिखाए जाएंगे तो एक महीने में 80 प्लान दिखाए जाएंगे और इस 80 प्लान में से हम 40 से 50 न्यू ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये 40 से 50 ज्वाइनिंग में हमें 6 नए प्लान ओवर तैयार, ये जो 6 नए प्लान ओवर होंगे चौथे महीने में, ये टोटल 6 और 4 पुराने 10 प्लान ओवर हमारी टीम में होंगे। 10 प्लान ओवर, एक प्लान ओवर यदि 5 प्लान दिखाएगा एक सप्ताह में तो 10 प्लान ओवर 50 प्लान एक हफ्ते में दिखाए जाए। इस हिसाब से 200 प्लान जो है एक महीने में दिखा सकते हैं। 200 प्लान एक महीने में, 100 से लेकर 150 ज्वाइनिंग जो है हम एक महीने के अंदर न्यू ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और 100 से 150 ज्वाइनिंग का मतलब है 1 से लेकर 1.5 लाख का बिजनेस। इस महीने में ये 4 महीने के अंदर रॉयल्टी जैसी इनकम को पाया जा सकता है, क्योंकि ये नया बिजनेस न्यू है, न्यू बिजनेस, न्यू ज्वाइनिंग है ये, तो ये इस लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त किया जाए। यदि हम ऐसा सोचे कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन यदि हम कंपनी की तरफ देखते हैं कि कंपनी क्या तैयारी कर रही है, इसको यदि हम देखें तो एक ही छोटा सा उदाहरण लेंगे, डिस्प्ले वाल। कंपनी ने एक लक्ष्य निर्धारित करा है कि ये जो डिस्प्ले वाल है ये 2025 तक 1 करोड़ डिस्प्ले वाल लेना। कितनी? 1 करोड़ डिस्प्ले वाल। 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, एक डिस्प्ले वाल से कंपनी यदि मिनिमम 5,000 का बिजनेस लेती है तो 2025 में पर मंथ जो है 5,000 करोड़ का बिजनेस, एक महीने का बिजनेस 5,000 करोड़। साल की बात करूं तो 60,000 करोड़ टर्नओवर होगा हमारा 2025 में, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले वाल। अभी आने वाले समय में कंपनी ये फाउंडेशन भी देगी कि ज्वाइनिंग सिर्फ डिस्प्ले वाल से। ये जो हथियार है डिस्प्ले वाल का, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा स्वरूप लेने वाला है। कंपनी जब 60,000 करोड़ एक साल के टर्नओवर की प्लानिंग कर रही है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। ये समय है अपने आप को उस समय के लिए तैयार करने। एक और फार्मूला है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो डिजिटलाइजेशन का चल, व्यक्ति घर बैठे बैठे जूम प्लेटफॉर्म का यूज करके घर वेबिनार हो रहे हैं, घर बैठे बैठे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन वाले समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं सीखने में। और यदि और इसको बड़े रूप में दिखाया जाए, यदि 5 प्लान प्रतिदिन किए जाए इस वेबिनार जूम का यूज करके तो ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। यदि 5 प्लान एक दिन में दिखाएं और यदि ये सिर्फ 20 दिन तक दिखाएं तो 100 प्लान होंगे एक महीने। इन 100 प्लान में 50 से 60 ज्वाइनिंग आपकी कंफर्म है उस महीने के अंदर, क्योंकि समय बहुत है। ये समय ने हमारे माइंडसेट को चेंज कर दिया है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है? आरसीएम बिजनेस हमें वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देता है। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना एक दुकान चेंज करनी है, वो दुकान को आप इधर करते हैं तो ये सारे बेनिफिट हम ले सकते हैं। एक ऐसा व्यापार की शुरुआत होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट तो जीरो है लेकिन इनकम अनलिमिटेड। ये जो 50 से 60 ज्वाइनिंग आई है, इसकी यदि बात करें तो इसमें हमें कम से कम 4 लीडर ऐसे तैयार करना है अपने जैसे, जो 5 प्लान प्रतिदिन दिखा सके। अब इसका कमाल देखिए क्या हो, ट्रेन 4 लीडर लाइक यू। अगले महीने क्या होगा, कुल प्लान दिखाने वाले लीडर की संख्या होगी 5
एक लीडर यदि एक दिन में 5 प्लान दिखा रहा है तो 5 लीडर एक दिन में 25 प्लान प्रतिदिन होंगे। 20 दिन तक भी दिखाए जाएंगे तो 20 इंटू 25 500 प्लान होंगे एक महीने के अंदर। आसानी से 250 से लेके 300 ज्वाइनिंग एक महीने के अंदर ले सकते हैं। ये वो भूचाल ला सकता है हमारे सिस्टम के अंदर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बड़े बड़े अचीवमेंट जो है, ये सेकेंड कोर स्टेप को यदि हम सही तरीके से अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर ले तो बहुत बड़ी सफलता हम अचीव कर सकते हैं। यदि हम आगे चले तो थर्ड कोर स्टेप जो सिस्टम ने डिफाइन करी है वो ये है, रिटेल मिनिमम 5000 बिजनेस वॉल्यूम इन अ मंथ। हर माह कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक की रिटेलिंग। अब ये रिटेलिंग करना, इसको हम अलग शब्दों में डायमंड क्लब भी बोलते हैं। जो लीडर 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी एक महीने में करते हैं अपनी सेल्फ आईडी पर, वो डायमंड क्लब जैसे शामिल होते हैं। अब इस चीज को कैसे हम कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस टारगेट को यदि हमको अचीव करना है तो सबसे पहला ये काम करना है कि हमें डिस्प्ले वॉल खोलना। डिस्प्ले वॉल खोलने की कंडीशन ये है कि हमें कम से कम 10,000 रुपए का सामान अपनी सेल्फ आईडी पर, डिस्प्ले वाला आईडी पर लेना है। और उसका जब हम सेल्फ आईडी पर बिल बनाएंगे तो मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको कैसे मेंटेन करेंगे हम उसकी बात करें। वो 5,000 10,000 का सामान, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान, ये आपका वो जरूरत का सामान है जो आपको ही अगले 1-2 महीने में लगने वाला। जहां आपको 2 पेस्ट की जरूरत है, आप 4 पेस्ट ले आए। आपको 1 किलो चाय पत्ती की जरूरत है, आप 2 किलो ले आए। और अभी लॉकडाउन में यही हो रहा है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ स्टॉक रख रहा है। तो यदि हम ये डिस्प्ले वाली शुरुआत करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, अब हम देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि हम 100% यूजर बने। ये 100% यूजर जब हम बनेंगे, प्रोजेक्ट यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं 100% यूजर बनने से हर प्रोजेक्ट को जब यूज करेंगे तो उसके प्रति हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रोजेक्ट के प्रति, जब हम यूज करेंगे उसकी क्वालिटी को समझेंगे। इसके बाद हमें ये करना है कि जब डिस्प्ले वॉल हमारे घर में हमने खोल ली है, वो प्रोजेक्ट को हमने किसी भी हॉल में या कहीं पर रख दिए हैं, अब क्या करना है कि हमें दूसरा काम ये करना है कि हमारे ही आसपास कम से कम 10 कस्टमर बनाए। वो कस्टमर आपको कतई 1,000, 2,000, 4,000 के नहीं बनाने हैं। जो जिस परिस्थिति में आ जाए, यदि वो 50 रुपए का भी कस्टमर है तो स्वागत है उसका। यदि वो 100 रुपए का भी कस्टमर है, 200 का भी है, आपकी एंट्री हो रही है, आपके द्वार खुल रहे हैं, कम से कम इससे 10 ग्राहक, इससे आपकी रिटेलिंग चालू हो। जब जब उनको कोई चीज की जरूरत होगी तो उनको पता रहेगा कि आपके यहाँ ये सामान अवेलेबल है। तो कम से कम हमको 10 ग्राहक बने। उसके बाद एक चीज हमेशा ये करना है कि जब भी कोई नया प्लान शो करे तो प्रोडक्ट हमेशा साथ में होना चाहिए। जब व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को देखता है तो उसका विश्वास बढ़ता है। बिना देखे किसी चीज पर बिलीव करा नहीं जाता है। जब हम उनके सामने प्रोडक्ट लेके बात करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ता है। अपने किसी भी समारोह में यूज ओनली आरसीएम प्रोडक्ट इन होम फंक्शन। जब भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो, समारोह हो, तो उसमें केवल आरसीएम के प्रोडक्ट का ही यूज करें, जिससे जो व्यक्ति भी वहां पर आए हैं वो व्यक्ति भी आरसीएम बिजनेस के प्रोजेक्ट की क्वालिटी को जज करेंगे। वो लोग भी कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट से आकर्षित हो। कम से कम हर महीने एक गेट टूगेदर प्रोग्राम अपने घर पर करें। ये अभी फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन जब ये स्थिति सामान्य होगी
तो हम किसी भी हमारे अपलाइन लीडर को बुलाकर आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा सा प्रोग्राम कर सकते हैं, चाय पर बुला सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस फार्मूले पे चला जाए तो ये हमारा डायमंड क्लब चालू हो रहा है यहाँ से, और 5,000 की जब मिनिमम सेलिंग हमारी सेल्फ आईडी पर होगी तो ये भविष्य में हमें डायमंड बनने तक के सफर पे ले। आरसीएम बिजनेस में कहा जाता है कि यदि आपको डायमंड बनना है तो आपको डायमंड क्लब से शुरुआत करनी पड़ेगी। डायमंड वो स्टार है सिस्टम के अंदर जिनकी कमाई लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ हो। थर्ड कोर स्टेप का यदि कोई भी व्यक्ति पालन करेगा तो उसको इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। यदि हम अगली कोर स्टेप के प्रति यदि बढ़े तो अगली कोर स्टेप हमारे पास है यूज ऑडियो वीडियो एंड रीड रिकमेंडेड बुक्स एट लिस्ट 30 मिनट्स पर डे। ऑडियो सुनिए, वीडियो देखें, वह बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़े। अब आज की जो कंडीशन है यहाँ पर बुक्स रीड करने की आदत जो है वो थोड़ी सी कम होते हैं। व्यक्ति वीडियो देखना ज्यादा पसंद करता है, सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आदमी घिरा हुआ है। यूट्यूब। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा है। इस अंतर को हमें समझना। पता चला हम कोई वीडियो देखने के लिए गए, हमने वो वीडियो सर्च करा, उसको देखते देखते बीच में कोई एज आया, हम वहां से उस वीडियो से उस एज पे चले गए, उस एज से थर्ड जगह चले गए जो हमारे काम की नहीं है, हम उन चीजों में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कहीं सोशल मीडिया हमारा यूज तो नहीं कर रहा। कैसे इसको करें, इसके लिए भी हमारे ग्रेट कोर लीडर सुरेंद्र वत्स जी ने बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर बताई। उनका ये कहना है कि यदि आप किसी चीज को जानते हैं, आपको कोई नॉलेज हुआ, उस नॉलेज को आपने अप्लाई नहीं करा, मतलब उसको नहीं करा, नॉलेज तो हुआ लेकिन उसको अप्लाई नहीं करा, तो वो बराबर है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने जाना ही नहीं कुछ। अब ये सोशल मीडिया का जो यूज है हम कैसे करें, उसके लिए कुछ चीजें माइंडसेट हमको बना के रखना होगा, तभी हम इसका सही तरीके से यूज कर पाएंगे। क्या है वो देखते हैं। हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर बिजनेस ग्रोथ। सबसे पहला काम ये करें कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज देखना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको यूट्यूब पर देखना है तो पहले वो चैनल डिसाइड करे जिस पे आपको विजिट करना है। जैसे हमारी कंपनी का ही एक यूट्यूब चैनल है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, या फिर आप चैट विद सुरेंद्र वत्स देख सकते हैं। यदि आप ये डिफाइन कर लेंगे तो आपके भटकने के चांस कम है। सेट योर टाइमलाइन। आप पहले ही डिफाइन करके जाइए कि मैं इस यूट्यूब को 1.5 घंटा 2 घंटा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ये होगा कि 2 घंटे बाद का आपकी रूपरेखा बनी है तो उस रूपरेखा के कारण आपको 2 घंटे जैसे ही होंगे आपको दूसरे काम पे जाना पड़ेगा जो भी आपने डिसाइड करके। तो एक टाइम जरूर डिसाइड करें कि आपको सोशल मीडिया को कितना समय दें। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो डायरी पेन साथ में रखें। कोई भी अच्छी चीज लगने पर वीडियो को वहीं पोस्ट करें, उस चीज को अपनी डायरी में नोट करें और उसको अपने कामों में अप्लाई करें। हैव अ डायरी पेन, अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। जब तक हम उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। यदि ये चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। चौथी कोर स्टेप में यह भी बताया गया है
कि 30 मिनट प्रतिदिन किताबें पढ़े। वो कौन सी किताबें हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ावा देगी? तो कुछ किताबें ऐसी है जिनको यदि हम पढ़ते हैं तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे सबसे पहले किताब है जीवन एक खोज। हमारे ही सिस्टम के एमडी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी द्वारा लिखित जीवन एक खोज ऐसी किताब है जिसमें हमारा जीवन का क्या महत्व है, इसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। दूसरी किताब किसी छाबड़ा जी द्वारा ही लिखित है, चुनौतियों से मुकाबला। जीवन में जो जो परेशानी आने वाली है, क्या माइंडसेट होगा जिनसे हम उनसे निकल पाए। तो ये दो किताबें बहुत जबरदस्त है, ये हर लीडर को पढ़ना चाहिए। और यदि आगे बढ़े तो लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार एक ऐसी किताब है, जब हम पब्लिकली व्यवहार करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और यदि आगे बात करें तो है बिजनेस स्कूल, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और बात करें तो 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बहुत बढ़िया किताबें हैं। और भी किताबें हैं, लेकिन ये मिनिमम वो किताबें जो हर लीडर को पढ़ना चाहिए। यदि हम ये आदतें हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम सही तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। आगे यदि हम बढ़े तो हम 5वीं कोर स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो कोर स्टेप हमारे पास है अटेंड मिनिमम 1 यूएस प्रोग्राम इन अ मंथ। कम से कम एक महीने में एक यूईएस का प्रोग्राम अटेंड करें। यूईएस मतलब यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आरसीएम द्वारा एक यूट्यूब चैनल है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिस पर कंपनी के कोर लीडर आके यहाँ पर हर वो बारीक से बारीक जानकारी, हर वो चीज जो आपको आपके प्रश्न उसके उत्तर इस चैनल पे आपको मिलते हैं, वो जानकारी जो ऑथेंटिक है कंपनी के द्वारा दी जाती है। यदि ये प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, अभी तो ऐसा है कि हम पर डे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय है, इस लॉकडाउन के समय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होने वाला यदि हम इसको समझें, इस कोर स्टेप क्यों डिफाइन की गई हैं, इससे क्या बदलाव आ सकता है हमारे जीवन में, यदि हम इसको समझें तो ऐसा कहा जाता है कि सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपको कार चलाना है तो आपको ड्राइविंग सीखनी है। वैसे ही यदि आपको सिस्टम में सफल होगा तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको यहाँ पर ऐसा बोला है कि लर्निंग शुरू तो अर्निंग। यदि आप लर्निंग शुरू करते हैं तो अर्निंग शुरू। आप पर सीखने से क्या फायदा होगा उसकी तरफ, तो सबसे पहला फायदा होगा जब आप ऑथेंटिक चीजें सीखेंगे तो कहीं ना कहीं सही डुप्लीकेशन हो, आपके पास सही जानकारी आ गई, सही जानकारी आप सही तरीके से अपनी डाउनलाइन में दे पाएंगे। डुप्लीकेशन सही तरीके का होगा, इस पहला फायदा। इससे हमारा स्किल डेवलपमेंट। दूसरा जो बेनिफिट मिलने वाला है ये प्रोग्राम अटेंड करने का, हमारी स्किल डेवलपमेंट हो। हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और अपने आप में जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तीसरा होगा कि हम अपडेट होते जाएं, सिस्टम की सही जानकारी होगी, समय समय पे हमें न्यूज मिलती रहेगी तो हम अपडेट होते जाएंगे। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। जो एप्स हम मोबाइल के अंदर चलाते हैं वो भी 1 महीने बाद अपडेट मांगता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है। जो व्यक्ति समय के साथ अपडेट होगा
वो सही तरीके से आगे बढ़ पाए। चौथा फायदा प्रोग्राम, यूएस प्रोग्राम देखने का ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब हम ऊंचे कॉन्फिडेंस से किसी व्यक्ति से बात करेंगे, हमारी बातों में वो प्रूफ होंगे, हर प्रोजेक्ट की सही जानकारी होगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। उस हाई कॉन्फिडेंस से जब हम लोगों को बताएंगे तो हमको रिजल्ट अच्छे आएंगे। और ये सब होने से पांचवा फायदा होगा कि आपकी गुडविल बढ़े, आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी यदि आप ये कोर स्टेप का पालन करते हैं। हर चीज बदली जा सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत का तरीका, आपकी सोच, सब कुछ बदला जा सकता है। वो है ट्रेनिंग। तो यदि हम ये प्रोग्राम पे पर डे जैसा भी समय हमें मिलता है उस पे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, लर्निंग लेंगे, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हर वो चीज जो यहाँ पर जरूरी। छठवीं कोर स्टेप पे यदि हम चलते हैं तो छठवीं जो कोर स्टेप है वो है काउंसल विथ योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। ये जो कोर स्टेप है इसका बहुत ज्यादा महत्व है आरसीएम बिजनेस के अंदर। काउंसलिंग किसी भी कार्य करने के लिए जरूरी। यदि कोई बीमार है डॉक्टर से काउंसलिंग करेगा, यदि किसी को घर बनना है तो सिविल इंजीनियर से काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग मतलब परामर्श। श्री कृष्ण की काउंसलिंग की वजह अर्जुन या पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता। कृष्ण भगवान ने हथियार नहीं उठाए, लेकिन उनकी काउंसलिंग ही थी जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं पे 5 पांडव भारी पड़े। तो काउंसलिंग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे की जाए काउंसलिंग, क्या फायदे होते हैं, उन पे चर्चा करें। तो पहला फायदा काउंसलिंग का ये होता है, रिलेशन बिल्ड होते हैं अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ हमारा रिलेशन बढ़ता है काउंसलिंग करने से। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी जब आप काउंसलिंग करें तो बॉस बनने की गलती ना करें, दिखावा ना करें कि मैं अपलाइन हूं, मैं बॉस हूं, मैं जो बोलूंगा वो होगा। ये कहीं ना कहीं हमें सिस्टम से बाहर कर देगा। तो रिलेशन बनाना है, लेकिन बॉस बनने की गलती कतई न। हमें इम्पोर्टेंस समझ में आता है जो बेसिक है, बेसिक चीजें क्या करनी है सिस्टम के अंदर, वो काउंसलिंग से क्लियर होती है। उनकी महत्वाकांक्षा को हम समझते हैं, हमें अपने विजन क्लियर होते हैं काउंसलिंग के द्वारा। अपलाइन से काउंसलिंग करी, यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज है। इस सिस्टम के अंदर ऐसा बोला जाता है, अपलाइन से कैसे कैसे, अपलाइन से कैसे, ऑनलाइन को बताएं ऐसे ऐसे, डाउनलाइन को बताएं ऐसे ऐसे, और बीच में कमाएं पैसे पैसे। ये बहुत अच्छी चीज है। आपको अपनी अपलाइन से काउंसलिंग लेके अपनी डाउनलाइन में देना है, अपलाइन से नॉलेज लेके डाउनलाइन में देना है, और बीच में पैसे। तो पूरा सीखने का बिजनेस है। जो जितने सही तरीके से सीखेगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़े। अब जो है इस क्या होगा यदि मंथली काउंसलिंग हम करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली चीज, इस काउंसलिंग में हमें डेट डिफाइन करनी है कि हर महीने हमको इतनी तारीख को काउंसलिंग करना है, और वो काउंसलिंग कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक में हो जानी चाहिए।
1, 2, 3 तारीख के अंदर हमारी काउंसलिंग हो जाना चाहिए। इससे पूरे महीने की रूपरेखा बनेगी। 10-15 तारीख के बाद की काउंसलिंग का उतना रिजल्ट नहीं आता है। इससे ये होगा कि फ्लो बना रहेगा अपलाइन डाउनलाइन का। हम अपने नेटवर्क के हिसाब से कौन सी लेग को कैसे मेंटेन करना है, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएंगे। हमारी ज्वाइनिंग बढ़ेगी काउंसलिंग से, टीम में रिपर्चेस बढ़ेगी, प्लान्स ओवर की संख्या बढ़ेगी, बिजनेस के स्टेशन बढ़ेंगे, हमें कहाँ कहाँ बिजनेस करना है, मीटिंग की संख्या बढ़ेगी, डिलीवरी डिस्प्ले वाले की संख्या बढ़ेगी, इनकम अचीवमेंट करने वाले बनेंगे। ये सब काउंसलिंग से होने वाला है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, हर सिस्टम के अंदर, हर बिजनेस के अंदर 2 प्रकार की न्यूज आती है, गुड न्यूज भी होती है, एक बैड न्यूज भी होती है। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी गुड न्यूज होगी उसको आपको ग्रुप वाइज डिस्कस करना है, लेकिन जो भी बैड न्यूज होती उनको आपको इंडिविजुअल डिस्कशन करना है। कभी भी बैड न्यूज का ग्रुप में डिस्कशन ना करें, आप इंडिविजुअल डिस्कशन कर सकते हैं। क्या क्या फायदे होने वाले हैं यदि उसकी बात करें तो सबसे पहला फायदा काउंसलिंग का ये होगा कि टीम में डिसिप्लिन बना रहे। एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क की भावना हमेशा रहेगी, टीम का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा एक दूसरे से, फोकस हमेशा बिजनेस पे रहेगा, टीम हमेशा अपडेट रहेगी, टीम हमेशा ऊर्जावान बनी रहे। यदि एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन को से इसमें समझाना चाहूंगा, अगर टीम का हर लक्ष्य है आपके लिए जरूरी, अगर टीम का हर लक्ष्य है आपके लिए जरूरी, तो अपनी अपलाइन व डाउनलाइन के साथ करे काउंसलिंग पूरी। अब आगे बढ़ते हैं 7वीं कोर स्टेप की तरफ। यदि हम बढ़े तो 7वीं कोर स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही वो कोर स्टेप है, बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। जवाबदारी लेना सीखे हम। क्या होती है जवाबदारी, और जब हम निरंतर करते जाएंगे तभी हमें बड़े प्रयास मिलेंगे, बड़ी सफलता मिलेगी यदि हम काम को निरंतर करते हैं। अब इसको कैसे समझे हम? यदि हम ऐसा माने कि जो हमको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिली है, वो अभी एक बच्चा है, छोटा बच्चा। जैसे एक बच्चा इस संसार में आता है तो उसकी हर छोटी बड़ी जो छोटा मोटा काम होता है, उसकी हर जिम्मेदारी जो होती है उसकी माँ के ऊपर। उसको नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, उसको खाना खिलाना, ये सारी चीजें, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ पर होती है। उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी काम कर सकते, उसको खाना खिला सकते, बच्चे को नहला सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन जब जवाबदारी की बात आती है तो वो जवाबदारी उसकी माँ के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपनी टीम में एक जिम्मेदारी लेने वाला, हमारी टीम में प्लान भी दिखाना है, डिस्प्ले वाल भी खुलवाना, रिपर्चेस भी करना, ये सब काम सब व्यक्ति करेंगे, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी लेने वाला। जब तक हम जवाबदेही नहीं रखेंगे, हम किसी चीज को हमने कहा है कि ये करेंगे और यदि वो नहीं होगी, जवाबदारी लेना सीखे, तो ये जवाबदारी लेने की यदि आदत हमारे अंदर है तो हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। निरंतरता क्या होती है इसको यदि हम समझें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पहली इमेज आई है जिसमें मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी हर पौधे पुष्प पे जाती है, फूल पे जाती है, वहां बैठती है, उसके परागकण लेती है और उसको आके इकट्ठा करती है। ऐसे ये निरंतर करती रहती है, हजारों लाखों बार जब ये करती है तब जाके वो मधुमक्खी का छत्ता बनता है और उसके अंदर से शहद मिलता है।
ये निरंतरता का ही उदाहरण है। जब निरंतर किसी कार्य को करा जाता है तब उसमें से सहज रूपी फल मिलता है। दूसरा उदाहरण ये है कि एक चिड़िया जो होती है, जब वो तिनका तिनका उठा के लाती है, निरंतर उठाते रहती है, ऐसा नहीं कि आज 2 तिनके उठाए कल 3, ये नहीं, निरंतर वो उठाते रहती है, उनको अरेंज करती है, वो एक घोंसला बनता है। हम भी यदि देखें, तीसरा उदाहरण, रेगुलर वर्क करें, पर ये का काम अब हमारा ये है प्लान दिखाना, लोगों से चर्चा करना। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम जिसमें चर्चा करने से भी पैसा आता है, खर्चा करने से भी पैसा आता है। जब रेगुलर हम वर्क करेंगे तो इनकम भी रेगुलर आए। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार बढ़ते रहना होगा, लगातार लगातार लगातार। ग्रोथ जो होती है वो रिजल्ट है रेगुलर परचेसिंग का और रेगुलर प्लान दिखाना। तो यदि हम ग्रोथ की तरफ है तो हमको लगातार प्लान दिखाने होंगे, लगातार परचेस को बढ़ाते रहना होगा हमारी टीम की, तो ही हम रेगुलर इनकम ले सकते हैं। यदि कोई सोचे कि मेरे आईटी आ गया, मेरा टेक्निकल आ गया, मेरा काम हो गया, तो निश्चित ही उनका बिजनेस डाउन होगा। ये प्री डिफाइन कर दिया है सिस्टम ने कि यदि आप ये चीजों की गलती नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बड़े लक्ष्य की ओर जाएंगे। 8वीं जो कोर स्टेप है यदि उसकी बात करें तो लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखे, सिखाएं और डुप्लीकेट बनाए। ये सिस्टम ही है सीखने का, सिखाने का, डुप्लीकेट बनाने का। तब तक हमको सीखना है, तब तक सिखाना है, तब तक डुप्लीकेट बनाना है, जब तक हमारा सिस्टम ऑटो पायलट मोड में नहीं चले। मतलब ऐसी स्थिति में जब आप कुछ ना करें तो भी आपका सिस्टम चलता रहे, लेकिन उस स्थिति में जाने तक के लिए आपको लगातार सीखना होगा, सिखाना होगा, डुप्लीकेशन करना होगा। कभी भी काम करना, कोई भी व्यक्ति को रिजल्ट, सक्सेस तब मिलती है, काम करने से सक्सेस नहीं मिलती है, परफॉर्म करने से सक्सेस मिलती है। काम तो मजदूर भी करता है, लेकिन परफॉर्मेंस से रिजल्ट। हर मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो लगातार परफॉर्म करता है। तो काम करने की वैल्यू नहीं है, जब आप उस काम के साथ परफॉर्मेंस देते हैं उसकी वैल्यू। आपके पास रिजल्ट होता है तो आपकी वैल्यू होती है। जब ये दोनों चीजें चलती है फिर उसके बाद हम मैनेजिंग लेवल पे आते हैं, मैनेजमेंट के लेवल पे आते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, यदि हमको मिनिमम रिजल्ट मिल रहा है और मैक्सिमम एफर्ट कर रहा है, इसका एक मतलब ये है कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर। आपको यदि मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए मिनिमम एफर्ट में तो आपको सिस्टम के हिसाब से चलना। ये सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस है, सेल्फ ओरिएंटेड नहीं है। इसको हमको समझना होगा। हर व्यक्ति के सिस्टम के अंदर शुरुआत होती है जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति सिस्टम में आता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा काम, हार्ड वर्क बहुत करना होता है, इनकम बहुत कम मिलती है। जब भी किसी का स्टार्टअप होगा, या हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। जब वो सेकेंड स्टेप पे जाता है लर्निंग वाली, तो वहां पर उसका वर्क हार्ड से थोड़ा सा इजी हो जाता है वर्क, उसकी इनकम चालू हो जाती है, थोड़ी इनकम आना उसको लग जाता है। जब वो टीचिंग की तरफ चलता है, सीखने के बाद जब वो सिखाने लगता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, आप ऐसे लीडर तैयार कर रहे हैं जो जाके प्लान शो करेंगे। आप टीचिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, जिसमें आपको अच्छी इनकम आने लगती है। ये डिपेंड करेगा आपने पहली 2 स्टेप ईमानदारी से करी है या नहीं, नहीं तो यहाँ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला।
और चौथी चीज आती है लर्न टीच डुप्लीकेशन। यहाँ पर डुप्लीकेशन, आपने स्टार्टअप सही तरीके से करा, आपने सही तरीके से सीखा, आपने सही तरीके से सिखाया, और डुप्लीकेशन मोड पे जब आ जाते हैं तो वहां काम न के बराबर हो जाता है, लेकिन आपकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। सीखने से, लर्न करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ने से हमारी सेल बढ़ती है, टीच करने से, सिखाने से हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होती है, उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। सीखने से नॉलेज बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी, लेकिन सिखाने से आप में स्किल डेवलपमेंट होगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन बड़े अचीवमेंट लेने के लिए आपको डुप्लीकेशन करना। यदि इस चीज को हम अच्छे से समझें, सही तरीके से आगे बढ़े, हम ऐसा ना बोले कि बहुत मेहनत करता हूँ पैसा कम आता है, स्टार्टअप में सबके साथ यही होने वाला है। वो आपकी कामयाबी का एक रास्ता है जाने के लिए। वहां पर 90% लोग साथ छोड़ देते हैं, सिस्टम छोड़ देते हैं इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसे डिफाइन है, तो हमें सिस्टम को देख कर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अपडेट करते हुए चले। विथ सिस्टम, विदाउट सिस्टम क्या अंतर है, एक इमेज से हम समझते हैं। नेटवर्क हम दोनों कंडीशन में बना रहे हैं। यदि हम विदाउट सिस्टम फॉलो करके नेटवर्क बनाएंगे तो फर्स्ट वाली इमेज आपको दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी ईंट जमा करके आप जो बना रहे हैं, एक धक्का लगने पे ये गिर जाए। लेकिन आप विथ सिस्टम, सिस्टमेटिक तरीके से सीखते सिखाते हुए, डुप्लीकेशन करते हुए यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो आप कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी आ जाए, वो सिस्टम अडिग रहेगा, वो नहीं गिरेगा। तो ये जो कोर स्टेप है, इनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व हमारे जीवन के अंदर। ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे प्रत्येक आईडी पर अप्लाई होता है। लेकिन इसके बाद जो चीजें हैं, कार्डिनल रूल्स, ये वो चीजें हैं जो, जिनको बोला जाता है कामयाबी के मूलभूत सिद्धांत। हमें अचीवमेंट तो मिलेंगे, लेकिन उस अचीवमेंट पे हम कैरेक्टरिस्टिक वाइज टिक पाएंगे या नहीं, हम चरित्र निर्माण के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस पब्लिक डीलिंग का बिजनेस, उसमें चरित्र वाइज सही होना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति पर अप्लाई होता है। 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप आरसीएम के आईडी नंबर पर अप्लाई होता है, लेकिन कार्डिनल रूल उस प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई। क्या होते हैं उसकी बात करें तो पहला कार्डिनल रूल जो है, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द सिस्टम। ये नियम जो हैं, हर जगह नियम बने, रोड सेफ्टी के अपने नियम है, रेलवे के अलग है, बस के अलग है, सबके नियम बने। यदि वो नियमों को तोड़ा जाता है तो वहां पे अर्थदंड देते हैं। कोई ऐसी जगह घुस गया, रोड सेफ्टी के नियम है, रॉन्ग साइड से चल रहा है, तो उनपे कहीं ना कहीं जुर्माना लगता है। तो हर जगह नियम बने, उनको तोड़ने पे जुर्माना लगता है। और यदि हम अपने सिस्टम की बात करें, जब जब हम नियम का पालन नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस डाउन होगा। तो पहले नियम की बात करें तो कभी भी हमें अपनी अपलाइन, अपने कोर लीडर तथा यूनिक एजुकेशन सिस्टम की परमिशन के बिना कोई भी नया चीज हमारे सिस्टम के अंदर, बिजनेस के अंदर अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बहुत से लोग ऐसे आते हैं, कोई डॉक्टर आया, कोई वकील आया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमें सब आता है, तो वो अपना दिमाग लगा देते हैं। ज्यादा और स्मार्ट बनने की गलती न करे। कोई अखबार में ये दे देता है। तो यदि ऐसी चीजें हम करते हैं
तो पहले हम अपने अपलाइन से कोर लीडर से पूछे ये सही है या नहीं है, तो ही अप्लाई करे, अन्यथा उस चीज को अवॉइड करे। वह काम कभी न करे जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखे। पहला कार्डिनल। दूसरा कार्डिनल रूल ये बोलता है नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन व क्रॉस लाइन में कभी भी नकारात्मकता न फैले, ऐसी बातें न करे जिससे वो नेगेटिव हो, विशेष ध्यान रखे। यदि कोई बैड न्यूज है, हर सिस्टम के अंदर गुड न्यूज बैड न्यूज दोनों आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखे कि जब भी कोई आपको बैड न्यूज के बारे में बात करना है तो कभी भी उसका कन्वर्सेशन डाउनलाइन से न करे। हमेशा वो बैड न्यूज प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, कोई वीडियो आपने देखा उससे रिलेटेड हो सकती है, तो हमेशा उस चीज को अपने अपलाइन से डिस्कस करे। अपलाइन से भी बार बार नेगेटिव चर्चा न करे, इससे आपकी फेस वैल्यू खराब होगी। नहीं तो अपलाइन आपको ऐसा ना समझे कि ये फालतू है, ये बार बार नेगेटिव चीजें करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखे कि टीम में डाउनलाइन में हमेशा पॉजिटिव चीजों की बात नहीं करे, यदि कोई नेगेटिव चीज है तो आप अपलाइन से डिस्कस करें, उसके बाद ही उसी चीज को करें, अन्यथा न करें। तीसरा जो कार्डिनल रूल है, मूलभूत सिद्धांत है, वो है किसी के पैसे, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ न करे। नेवर मेस अप विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड फैमिली। हमेशा अपनी डाउनलाइन के पैसे और समय का हमेशा उसके बारे में सोचे, उनका ख्याल रखे, कभी भी किसी के ईगो को आहत न करे। हमेशा चरित्र से मजबूत बने, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, इसमें लड़कियां भी शामिल होती है, महिलाएं भी शामिल होती है, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, सब प्रकार के व्यक्ति सिस्टम के अंदर है। तो चरित्र से हमेशा मजबूत बने, तभी कामयाबी टिक पाएगी। नहीं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े धर्म गुरु, जिनको भगवान ने चप्पड़ फाड़ के पैसा दिया, लेकिन चरित्र सही नहीं होने के कारण जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर समय बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी समय देकर मीटिंग कैंसिल न करें, इसको एक गुनाह माना जाता है। यदि हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें समय के पहले जाएं। यदि कोई हमसे मिलने आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि उस टाइम पर हम उनको समय दे पाए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। चौथा जो कार्डिनल रूल है वो है नेवर क्रिटिसाइज, कंडम एंड कंप्लेन। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत न कर। कभी भी ऐसी बात न करे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी को ब्लेम करना मतलब आपका बिजनेस नीचे जाएगा, तारीफ करना मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा। किसी की शिकायत करना मतलब आपका बिजनेस नीचे जाएगा, किसी की तारीफ करना मतलब आपका बिजनेस ऊपर जाएगा। किसी की बुराई करना मतलब आपका बिजनेस नीचे जाएगा, किसी की तारीफ करना मतलब आपका बिजनेस ऊपर जाएगा। कभी भी किसी की शिकायत सार्वजनिक रूप से न करें, लेकिन तारीफ हमेशा सार्वजनिक करें। लोगों का यूज यदि करेंगे तो एक बार पैसा कमाएंगे, लोगों का यदि विकास करेंगे तो लाइफ टाइम पैसा कमाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। पांचवा जो कार्डिनल रूल्स है वो ये है डोंट डिस्कस योर बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्डिनल रूल है, कभी भी अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। हमेशा क्रॉस लाइन के साथ संबंध मीटिंग तक ही रखें, क्योंकि ये संबंध ज्यादा मजबूत करेंगे तो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो क्रॉस लाइन से कोशिश करें कि आप सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित रहें, कभी भी बिजनेस के बारे में डिस्कस न करें। कभी भी अपना जो लेग का ग्रुप है वो कितनी ज्वाइनिंग है ये डिस्कस क्रॉस लाइन से न करें।
कभी भी क्रॉस लाइन के लीडर के साथ काउंसलिंग ना करे, अपनी टीम में कभी भी क्रॉस लाइन के लीडर की काउंसलिंग ना करवाए। इन चीजों का यदि ध्यान रखते हैं, छठवां जो कार्डिनल रूल है वो है नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन न करें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन न करें। आपका जीवन व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखें। आप जैसे स्टेज के ऊपर वैसे ही आप स्टेज के नीचे भी दिखना चाहिए। एक जैसा व्यवहार, सोच और काम करना है, जिससे कि यदि हम ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज एक जैसे रहेंगे तो हमारे काम करने की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग को कि आप रोल मॉडल हो, लोग आपको आइडियल मानते हैं जब आप बड़ी सफलता अर्जित करते। सातवां जो कार्डिनल रूल है वो ये है झूठ, नेवर यूज। सातवां जो यूज है, डोंट लाइक, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी की शो ऑफ। झूठ ना बोले, दिखावा ना करे, बड़ी ना हाके, कभी भी झूठ ना बोले। उदाहरण के लिए जितना आपका अमाउंट चेक आता है जिसका आप प्रूफ दिखा सकते हैं वो ही बताए। कभी कभी क्या होता है कि हम को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है दिखाने का, बड़ी बड़ी चीजें बताने का, बड़ी बड़ी बातें हाकने का, दिखावा करते हैं। जब हम उन व्यक्ति उससे बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं और जब वो व्यक्ति कहीं तीसरी जगह से हमारा रेफरेंस लेके पूछते हैं और उनको हकीकत पता चलती है तो कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू खराब होती है। इन चीजों का यदि हम ध्यान रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप मिले हैं आप 4 महीने बाद भी उनसे मिलेंगे, 1 साल बाद भी मिलेंगे, 2 साल बाद भी मिलेंगे। ये विशेषकर गलती जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो जान पहचान वाले, इनसे कतई ना करें। एक बार आप अनजान लोगों से कर सकते हैं लेकिन वहां से भी बचने की कोशिश करें, लेकिन जो जान पहचान के रिलेटिव, इनसे कभी भी ये गलती न करें जिससे आपकी फेस वैल्यू को नुकसान हो। यदि ये कार्डिनल रूल हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आरसीएम बिजनेस के अलावा भी जिस भी जीवन में हम बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस सफलता पे टिके रहने के लिए ये कार्डिनल रूल बहुत जरूरी है। एक कविता बोल के मैं इस मीटिंग का समापन करूंगा। मैं अभी स्क्रीन में बंद करता हूं। कुछ लाइनें हैं लिखी हुई मेरे पास, वहां से मैं नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं है दोस्तों, जिस्म की बात नहीं है दोस्तों, इस दिल से उस दिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। तो आपका समय लगेगा यहाँ पर। यदि आप सही तरीके से सीखते सिखाते हुए वो समय देते हैं तो आप कहीं ना कहीं करते हुए मैं अपनी पर मालाकार जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जय आदित्य। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी आपको। और बड़ी शानदार मीटिंग थी आज की, और बड़े टेक्निकल पॉइंट थे, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपने एक आईना दिखा दिया कि न्यूटन का थर्ड नियम आपने लागू कर दिया कि आप ये करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, आप ये करेंगे तो ये करेंगे। 10 की स्पीड से करेंगे तो रिजल्ट 10 की स्पीड से आएगा, 50 की स्पीड से करेंगे तो 50 से रिजल्ट आएगा। पूरा आईना सामने रख दिया, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है कि क्या करेंगे तो क्या होगा।
और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने टेक्नोलॉजी के साथ में और बड़ी डीप नॉलेज के साथ में बहुत ही गहराइयों के साथ आपने सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया, जिसमें मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी हो जो जिस पॉइंट को आपने छोड़ा हो या जिस चीज़ को एक्सप्लेन 100% ना किया हो। तो बहुत ही शानदार आपने आज का प्रेज़ेंटेशन दिया। तो चूँकि समय की भी दरकार है, हमारे पास 10 बज के 15 मिनट हो गए हैं, सभी का समय कीमती है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि एक लाइन में अपना मैसेज प्रतिक्रिया हमें दें, ताकि हम समय की मर्यादा का भी ध्यान रखें और रोज़ हम समय के अनुसार सारे काम कर पाएँ। और चूँकि आज क्या है कि विषय इतना बड़ा था कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना भी ज़रूरी था। तो अभी 10 बज के 15 मिनट हो रहे हैं, तो आगे की कड़ी में मैं सभी साथियों से प्रतिक्रिया चाहूँगा। एक लाइन में अपना मैसेज देंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ सुनील पटेल जी हैं, तो मैं चाहूँगा सुनील पटेल जी अपनी प्रतिक्रिया दें। हेलो, जय हर सिंह सर। जय हरसिंह। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर